चलिए जी, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे परक्विजिट्स का। पिछली वीडियोस में मैंने परक्विजिट्स की डेफिनेशन वगैरह के बारे में डिस्कशन करा था, जो बेसिक थे। मैंने फिर बाद में हमने ये भी बात करी थी कि सब जैसे जैसे हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने देखेंगे किस तरह से हमारी परक्विजिट्स की कैटेगरी आगे डिवाइड करी गई है। तो वो बेसिक डेफिनेशन पढ़ने के बाद अब जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू होने वाला है परक्विजिट्स का, वो है कि साहब कौन कौन से परक्विजिट्स होते हैं। तो अब इन कौन कौन के परक्विजिट्स को ना एक्चुअली में कुछ कैटेगरी में डिवाइड करा गया, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सब कुछ परक्विजिट्स ऐसे होते हैं जो हर तरह के एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है, कुछ परक्विजिट्स ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि सब एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की भी कैटेगरी होती है, सिर्फ उनके लिए टैक्सेबल होते हैं। कुछ परक्विजिट्स ऐसे होते हैं जो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होते। तो ये ना कुछ 3 4 5 तरह की कैटेगरी बन जाएंगी। तो इन्हीं कैटेगरी के बेसिस पे मैंने भी अपने मॉड्यूल के अंदर परक्विजिट्स को इन 3 4 कैटेगरी में डिवाइड करा है। तो अभी हम जो सबसे पहले कैटेगरी देखेंगे ना, वो कैटेगरी है कि जहां पर परक्विजिट्स विच आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज। परक्विजिट्स विच आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय। सब हर तरह के एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। मुझे नहीं देखने की जरूरत है कि वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या फिर नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, हर तरह के लिए इस तरह के परक्विजिट्स टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट परक्विजिट्स पहला आता है वो रेंट फ्री अकोमोडेशन का है। इसमें अमेंडमेंट भी आई थी लास्ट ईयर, तो उसके बाद इसको जो अपडेटेड अब जो सेक्शन ये बन गया है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें पढ़ेंगे। सब कुछ इसमें मोस्ट अपडेटेड हो चुका है, इसमें कुछ भी अलग से हमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके आने वाले 24 के सितंबर, दिसंबर या जनवरी में आपके जो भी अटेम्प्ट आ रहे हैं उसके लिए एप्लीकेबल होगा, अनटिल लेस कोई और चेंजेस में ना आए। ठीक है, चलिए जी, अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसे बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और थोड़ा सा टाइम लगा के पढ़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी भी है, लेकिन सिंपल है, कुछ टेक्निकल कुछ भी नहीं है। तो मैं पहली कैटेगरी परक्विजिट्स विच आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय के बारे में बात करूंगा। देखिए, रेंट फ्री अकोमोडेशन और अकोमोडेशन एट कंसेशन रेट। अब इस परक्विजिट्स को पढ़ने से पहले हमें पहले समझना पड़ेगा कि साहब इसको टैक्सेबल करने का क्या कारण है और किस तरह के परक्विजिट्स यहाँ पे टैक्सेबल होंगे। यहां पर तो हमें सिर्फ टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है। भाई रूल 3(1) के अंदर हम पढ़ेंगे कि इस परक्विजिट्स का टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, कैसे किसी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगी। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि टैक्सेबल की बात ही क्यों आती है, क्यों हम इस तरह के परक्विजिट्स को टैक्सेबल कर रहे हैं। रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या मतलब हुआ इसका सर? तो क्या हम पहले इस बारे में डिस्कशन कर ले? क्या वो जरूरी नहीं है? हाँ साहब, बिल्कुल वो जरूरी है, पहले उस बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए साहब, हमारे एग्जाम्पल में अभी तक रिलायंस लिमिटेड की बात कर रहे थे, हम उसी का एग्जाम्पल फिर ले लेते हैं। रिलायंस लिमिटेड में मिस्टर आर एक ऐसे कर लेते हैं, सीएफओ लेवल के बंदे हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं मिस्टर आर रिलायंस लिमिटेड में। अब क्योंकि मिस्टर आर एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में, एक बहुत अच्छी डेजिग्नेशन में रिलायंस लिमिटेड में, तो कंपनी ने बहुत सारे परक्विजिट्स दिए। हमने लास्ट डेफिनेशन में इस बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करा था कि परक्विजिट्स क्या होते हैं और कैसे इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करी थी। तो मिस्टर आर को रिलायंस लिमिटेड ने कहा, क्योंकि आप हमारे सीएफओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान हो, हम आप चाहते हैं आपको घर दें, आपको घर दें। और मिस्टर आर को रिलायंस लिमिटेड ने बांद्रा एरिया में एक 5 BHK का घर दिया, एक 5 BHK का घर दे दिया। अब ये हो भी सकता है कि कंसेशनल हो या फिर ये भी हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट हो। मान लीजिए इस 5 BHK की जो रेंट है ना, वो मंथली 1 लाख रुपए रेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए में बहुत कम बोल रहा हूँ, 2 लाख रुपए मंथली रेंट है, 2 लाख भी कम है शायद बांद्रा एरिया में 5 BHK घर का। इतना मान के चलते हैं 5 लाख रुपए यहाँ का मंथली रेंट था। लेकिन मिस्टर आर क्योंकि रिलायंस लिमिटेड थे, इसलिए इनको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने कहा कि आप ये तो हमसे फ्री में ले लो, आप इस घर में रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपस में अच्छे टर्म्स, रिलायंस लिमिटेड मिस्टर आर के बीच में। मिस्टर आर एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, एक अच्छी डेजिग्नेशन में, सीएफओ लेवल है। इनको कंपनी ने एक 5 BHK का घर दे दिया मिस्टर आर को, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि हमें इनकम टैक्स को ना, हम जो पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ टैक्सेबिलिटी के एस्पेक्ट से देखना है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि सब सीएफए को 5 BHK का घर क्यों दे रहा है, वो तो 3 में भी रह सकता था, 2 में, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब यह है कि ये जो ट्रांजेक्शन हुई है ना, ये जो ट्रांजेक्शन हुई है, रिलायंस लिमिटेड ने मिस्टर आर को जो घर दिया है ना, वो भी फ्री में दिया है।
ये एक तरह का बेनिफिट है, एक तरह का परक्यूजिट्स है, जो कि परक्यूजिट की डेफिनेशन के अंदर फॉल होता है। तो अगर ये परक्यूजिट की डेफिनेशन में फॉल होता है तो जाहिर सी बात है तो टैक्सेबिलिटी के प्रोविजंस भी लगने चाहिए, बिल्कुल लगने चाहिए। तो अब इस पर टैक्स कैसे लगेगा? अब यहां पर बात आती है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन, मतलब ये 5 BHK का घर इनको फ्री में मिला है, रेंट फ्री, इसका कोई रेंट भी नहीं दिया जा रहा है, रिलायंस लिमिटेड ने आर को दिया है, तो आर पे कुछ टैक्स लगेगा। किसके लिए? इस 5 BHK घर का जो परक्यूजिट्स मिला है उसके लिए। इसकी वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा साहब क्या वैल्यूएशन है इस घर की और कितना बेनिफिट मिस्टर आर को मिला, उसके हिसाब से हम टैक्स की बात करेंगे। अब यह भी हो सकता था कि यहां पर रिलायंस लिमिटेड की जगह मान लीजिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, जहां पर मिस्टर आर सीएफओ लेवल पे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, हो सकता है वो भी मिस्टर आर को एक इस तरह का घर देते थे। कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो या कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर अपने एम्प्लॉय को किसी तरह का रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कराती है तो वो परक्यूजिट की डेफिनेशन में फॉल होता है, उस पर रूल 3(1) के अकॉर्डिंग हम टैक्सेशन के प्रोविजंस एप्लीकेबल करेंगे। अब ऐसा भी हो सकता था कि 5 लाख की जगह वो कहते कि भैया 5 लाख रुपए घर की वैल्यू है मंथली रेंट की, आप सिर्फ 2 लाख रुपए हमें दे दो, 3 लाख का हम आपको वेव ऑफ दे रहे हैं, 3 लाख हम आपसे नहीं ले रहे, आप सिर्फ 2 लाख रुपए। तो यहां पे मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है? 3 लाख का बेनिफिट हो रहा है, मिस्टर आर को 3 लाख का बेनिफिट हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम टैक्सेशन के प्रोविजन निकालेंगे। वो एक बात की बात है, बाद में देखेंगे कंसेशन पार्ट में कैसे बात करी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये पहले हमने समझ लिया कि साहब यहां पर रेंट फ्री अकोमोडेशन के प्रोविजंस को लाने की जरूरत क्या पड़ी और क्या बेस होगा और किस तरह से टैक्सेबिलिटी होगी। अब हम जरा उसके टैक्सेशन का एस्पेक्ट देखेंगे। देखिए, तो जो पहला पॉइंट है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन और अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। रेंट फ्री कब होगा? जब 5 BHK उसको 5 लाख रुपए 1 रुपया नहीं देना पड़ रहा, और एट कंसेशनल रेट में 5 लाख की जगह उससे हम 2 लाख रुपए वसूल कर रही है कंपनी, ठीक है, 3 लाख का उसको बेनिफिट हो रहा, तो वहां पर उसको कंसेशनल रेट में दिया गया है। तो दोनों ही केस यहां पर फॉल होते हैं। हम यहां पर देखेंगे किस तरह से टैक्सेशन के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे रूल 3(1) के अंदर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो इस पे कैटेगरी, अब जरा यहां पे ध्यान से देखना कि यहां पर भी ना मैंने इसमें कैटेगराइजेशन करा हुआ है, क्या कि अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। कि साहब अगर कोई अकोमोडेशन गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराती है तो उस केस में क्या प्रोविजन लगेंगे। फिर जब गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, क्या वो अनफर्निश्ड प्रोवाइड कराती है या फिर फर्निश्ड प्रोवाइड कराती है, इसमें भी 2 कैटेगरी है। भाई पहले कैटेगरी क्या हो गई कि कौन किस तरह का एम्प्लॉयर है, हमने कहा भैया गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है। फिर हमने कहा कि आप फर्निश घर प्रोवाइड करा रहे हैं, अनफर्निश घर प्रोवाइड करा रहा है, हमने कहा फर्निश अनफर्निश दोनों की हमें कैलकुलेशन यहाँ पे पता है, ठीक बात है। अब गवर्नमेंट के अलावा और अदर एम्प्लॉयर हो सकता है, मतलब प्राइवेट एम्प्लॉयर हो गया, उसने घर प्रोवाइड कराया, क्या यहां पर भी सेम 2 कंडीशन होंगी? हाँ साहब, यहां पर भी सेम 2 कंडीशन होंगी, या तो फर्निश घर होगा या फिर अनफर्निश घर होगा। ये अनफर्निश घर है और उसके बाद हमारा ये फर्निश घर है। फर्निश घर है, फिर हम अनफर्निश घर है, ये हमारा फिर फर्निश घर है। उसके बाद हमारी तीसरी कैटेगरी है कि साहब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, अगर उन्होंने उसको कहीं होटल में कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड कराई, अब इसका भी कंडीशन होगी कि होटल में सब कब अकोमोडेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, एक कंडीशन है, अलग टॉपिक हो जाएगा ये। लेकिन 3 तरह की अकोमोडेशन प्रोवाइड कराई जा सकती है, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होगा, फर्निश अनफर्निश हो सकता है, या फिर प्राइवेट एम्प्लॉयर होगा अदर देन गवर्नमेंट हो गया, वो फर्निश अनफर्निश हो सकता है, या फिर किसी होटल वगैरह में अकोमोडेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो अदर एम्प्लॉयर के थ्रू वो अकोमोडेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से ही 3 कैटेगरी है। अब हम सबसे पहली कैटेगरी है कि साहब अगर कोई गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को किसी तरह की कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड करा रही है, वो भी अनफर्निश, मतलब किसी तरह का कोई फर्नीचर प्रोवाइड नहीं करा जा रहा है, उस तरह की अकोमोडेशन अगर कोई गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करा रही है तो हम क्या तरह से बात करेंगे। देखिए, कहता है कि इफ द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड रेंट फ्री। अब यहां पे कंसेशनल हम बात नहीं कर रहे, अभी हम पहले वाली कैटेगरी की बात करें, कोई कंसेशनल की बात करें, हम कह रहे हैं कि सब फ्री में प्रोवाइड कराइए, रेंट फ्री है, मतलब हम 5 लाख जो 5 BHK हमने प्रोवाइड कराया था, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपने एम्प्लॉय मिस्टर आर को, जो कि सीएफओ लेवल पे कार्यरत थे, उनको 5 BHK का घर प्रोवाइड कराया जिसकी कीमत 5 लाख रुपए महीने के रेंट की थी, लेकिन उनको फ्री में प्रोवाइड कराया गया। एक तरह से अगर देखा जाए, क्या परक्यूजिट्स की वैल्यू होनी चाहिए? 5 लाख रुपए महीने मतलब 60 लाख रुपए साल के होने चाहिए। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है
अब देखिए यहां पे लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट में क्या होता है कि वैल्यू शैल बी द लाइसेंस फीस डिटरमाइंड बाय द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्ड फ्रेम। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ अपने ही अलग तरीके से कैलकुलेशन ऑलरेडी उन्होंने डिफाइन कर रखी है, उन्होंने कोई लाइसेंस फी वगैरह बना रखी है कि सब इस एरिया में इतना एरिया, इस एरिया में इस बीएचके का इतना रेट होगा, इतना रेंट है, हम इसको इतनी वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो ये कुछ लाइसेंस फी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मेंटेन कर रखी है। अब हमें वो लाइसेंस फी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि वैल्यू शैल बी द लाइसेंस फी, जो कि यूनियन या फिर यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर किसी तरह का अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया, तो जो यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने किसी तरह का जो लाइसेंस फी वैल्यू डिटरमाइन करती है, उस लाइसेंस फीस को ही हम परक्विजिट्स की वैल्यू मानेंगे इन अकॉर्डेंस विद द रूल फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पर हम वैल्यूएशन कुछ नहीं कर सकते, चाहकर अपनी मर्जी से नहीं बता सकते कि साहब 5 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 6 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है। जो हमें गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई हमारे लाइसेंस फी के अकॉर्डिंग हम इतनी वैल्यूएशन है उसकी, तो हम वही लाइसेंस फीस को वैल्यू परक्विजिट्स मानेंगे। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि अगर उसको कंसेशनल रेट पे दे दिया, 5 BHK का घर था, अब फ्री में नहीं दिया, हमने कहा भैया उससे हम कुछ रिकवर भी करेंगे। गवर्नमेंट कह रही है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कह रहा है कि हम अपने एम्प्लॉय से कुछ पैसा वसूल भी करेंगे उस 5 BHK घर का। तो जो हमने पहले में भी वैल्यू लाइसेंस फी बताई है, क्या उसमें से मैं जो एक्चुअल रेंट पेड कर रहा है एम्प्लॉय, क्या मैं लेस कर लूं? भाई बड़ी सिंपल सी बात है। हमारे वाले एग्जांपल में देखिए, इसी एग्जांपल से हम बात कर रहे हैं। भाई मान लीजिए ये लाइसेंस फीस की वैल्यू थी, ठीक है, ये लाइसेंस फीस की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ लाइसेंस फी। तो हमने कहा गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को 5 BHK का घर दिया, उसकी वैल्यू हमने डिटरमाइन करी एज अ लाइसेंस फी। लाइसेंस फी में जो यूनियन स्टेट गवर्नमेंट ने जो रूल फ्रेम करके उसके अकॉर्डिंग लाइसेंस फी 5 लाख रुपए महीने की निकल के आ रही है, ठीक है। अच्छा, पहले वाले केस में हमारा वैल्यू परक्विजिट्स 5 लाख रुपए हो गया, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। दूसरे वाले केस में कह रहा हूं कि मैंने इसमें ना 5 लाख रुपए जो वैल्यू लाइसेंस फी निकल, मैंने 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ले लेते हैं, 2 लाख रुपए महीने के, पर मंथ के, ये भी पर मंथ था, मैंने अपने एम्प्लॉय से रिकवर्ड कर लिए। तो वैल्यू ऑफ लाइसेंस फी कितनी थी? 5 लाख। एक्चुअल अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय कितनी थी? 2 लाख। तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स कितनी आ जाएगी? 3 लाख रुपए। यहां पर भी तो यही बात लिखी हुई है, लाइसेंस फी 5 लाख, एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय 2 लाख रुपए उससे रेंट पे। भाई देखो, हमें परक्विजिट की तो वही वैल्यू लेनी है ना जितना उसको एक्चुअल में बेनिफिट हो रहा है। अब 5 लाख रुपए में से 2 लाख तो वो खुद ही पे कर रहा है, तो 3 लाख की तो बेनिफिट हुआ ना, तो हमें 3 लाख के बेस पे तो वैल्यू वो उसकी परक्विजिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। तो इस तरह से अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को घर प्रोवाइड कराता है, तो जो वैल्यू होती है, या तो रेंट फ्री अकोमोडेशन हो सकता है, कंसेशन रेट पे हो सकता है। अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करा है तो जो भी लाइसेंस फी डिफाइन कर रखी है सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट ने, अपने जो भी रूल्स बनाए उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूएशन निकालेंगे। और अगर कंसेशन रेट पे प्रोवाइड कराया है तो जो भी पैसा उससे वसूला जाएगा एम्प्लॉय से, उसको लेस कर देंगे। बड़ा सिंपल सा है। अभी हमने बात करी क्या, अनफर्निश्ड घर की, कि साहब हमने सिर्फ उसको वो 5 BHK का घर दे दिया, लेकिन घर तो अंदर से एकदम खाली था, एक टेबल चेयर भी नहीं थी, कोई टीवी फ्रिज अलमीरा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली दे दिया उसको घर। कोई बात नहीं साहब, खाली दे दिया हमने उसको घर, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि उसको घर के अंदर साजो सामान भी मिले? मतलब टेबल चेयर बेड सोफा फ्रिज अलमीरा चिमनी विमनी किचन में सारा मॉड्यूल काम मिले, ऐसा भी हो सकता है? हाँ साहब, बिल्कुल हो सकता है। अगर फर्निश घर मिले मिस्टर आर को IOC से, 5 BHK का जो घर मिला है, हर बेडरूम में बेड पड़ा है, अलमीरा पड़ी है, सब फर्नीचर वगैरह मिला है, तो उसमें वैल्यूएशन कैसे करी जाएगी? उसमें वैल्यूएशन करने का तरीका होगा कि साहब जो हमने ऊपर वैल्यूएशन करी ना, इन 2 पॉइंट में हमने जो वैल्यूएशन करी है, इन 2 पॉइंट में हमने जो वैल्यूएशन करी है, उस वैल्यूएशन को इंक्रीज कर दिया जाएगा 10% से। कौन से 10% से? किसके 10% से? ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर।
कि साहब आपने जो पहले देखिए, फर्निश घर की वैल्यूएशन निकालने से पहले मान के चलिए वो अनफर्निश है। अनफर्निश है तो अनफर्निश में हमें वैल्यूएशन पता है, हमें ये वाली वैल्यूएशन भी पता है, हमें वाली वैल्यूएशन भी पता है। अब कह रहे हैं कि साहब वो अनफर्निश नहीं लेकिन फर्निश घर है, तो भैया एक काम करो ना, जो आपने ऊपर दो वैल्यूएशन निकाली ना, इसमें 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का भी ऐड कर दो। अब बात आती है 10% ही क्यों भैया, वो उसको किराए पे घर दिया गया है, वो जब घर छोड़ेगा ना तो फर्नीचर अपना साथ लेके नहीं जाएगा, फर्नीचर तो उसको कंपनी के पास ही छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए एक बहुत ही जेन्युइन नॉर्मल सी अमाउंट, एक 10% पर एनम फर्नीचर की कॉस्ट के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन में ऐड कर दो। अगर मान लीजिए मेरा यहां पर पहले वाले पॉइंट में 5 लाख रुपए का घर था और जो फर्नीचर की कॉस्ट थी मान लीजिए 15 लाख रुपए, तो 15 लाख का 10% कितना होता है, 1.5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए मुझे घर की वैल्यूएशन थी, 1.5 लाख मेरा फर्नीचर था, तो टोटल कितनी आ गई, 6,50,000 रुपए। बड़ा सिंपल सा है। अगर वैल्यूएशन कंसेशनल होता, अगर घर कंसेशनल रेट पे दिया होता, तो दूसरे वाले पॉइंट में हमारी जो वैल्यूएशन कितनी थी भाई, 5 लाख में से 3 लाख हमने रिकवर कर लिए थे एम्प्लॉय से, सॉरी 2 लाख रिकवर कर लिए थे, 3 लाख मेरी यहाँ पर परक्विजिट्स की वैल्यू आई थी, प्लस 1.5 लाख रुपए अपना मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ये वाले 1.5 लाख रुपए ऐड कर दूंगा, तो दूसरे वाले केस में मेरी वैल्यू हो जाएगी परक्विजिट्स की 4.5 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि मुझे फर्नीचर की कॉस्ट का 10% ऐड करना है अगर उसको फर्निश घर भी दिया गया है तो। ठीक। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि साहब हमने फर्नीचर की कॉस्ट को तब ऐड करा जब फर्नीचर एम्प्लॉयर का था, मतलब एम्प्लॉयर ने पैसा खरीदा था, पैसा लगा के 15 लाख का फर्नीचर खरीदा मिस्टर आर के लिए और घर में लगा दिया, 5 BHK घर में लगा दिया, और उससे कहा कि भैया अब 10% हर महीने साल तो मुझे इस फर्नीचर की कॉस्ट को भी, एम्प्लॉयर नहीं लेगा उससे कुछ भी, यहीं पे कंफ्यूजन होती है। एम्प्लॉयर कुछ नहीं लेगा, एम्प्लॉयर ने फर्नीचर के साथ उसको घर दिया। हम जो 10% की बात कर रहे हैं, क्या हमें टैक्स लगाना है 10% का? तो हमने जो भी 5 लाख या 3 लाख ऊपर जो वैल्यूएशन निकाली है उसमें फर्नीचर की कॉस्ट का 10% ऐड कर दो। जो लायबल कौन होगा, एम्प्लॉय पे करने के लिए लायबल होगा, ये उसकी इनकम होगी, परक्विजिट्स वाली इनकम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कहता है कि अगर मान लीजिए फर्नीचर खरीदा नहीं है एम्प्लॉयर ने, भाई अभी हमने कहा कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, तो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कब आएगी, जब एम्प्लॉयर ने फर्नीचर खरीद के लगा दिया उसके घर में। अब एम्प्लॉयर कह रहा है कि भैया मैंने फर्नीचर खरीदा ही नहीं है, मैं तो कहीं से किराए पे लेके आया हूं अपने एम्प्लॉय के लिए, और किराए पे लाके मैंने 5 BHK घर में लगा दिया, जब ये छोड़ के जाएगा तो वापस चला जाएगा फर्नीचर, मेरे को तो किराए पे लेके आया हूँ फर्नीचर। कहते हो कि अगर फर्नीचर इज हायर्ड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, किसी और से तुमने किराए पे लेके आए हो, तो जो भी एक्चुअल चार्जेस पेड और पेबल बाय फॉर द सेम, एम्प्लॉयर उस किराए के फर्नीचर के जो भी चार्जेस पे कर रहा होगा वो अबव वैल्यूएशन में ऐड कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का बेनिफिट है जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करा रहा है फर्नीचर के हायर चार्जेस देकर। भाई अभी तक मैंने कहा ना कि जो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर उसका 10% ले लेना, मैं कह रहा हूं कि साहब मैंने तो फर्नीचर खरीदा ही नहीं, एम्प्लॉयर कह रहा है मैंने फर्नीचर खरीदा ही नहीं, मैं तो कहीं से किराए पे लेके आ रहा हूं और मुझे 1 लाख रुपए किराया देना पड़ रहा है उसको महीने का, 50,000 रुपए महीने का किराया देना पड़ रहा है। तो जो भी किराया देना पड़ रहा है भैया वो एम्प्लॉय की वैल्यूएशन जो हमने ऊपर कैलकुलेट करी है उसमें ऐड कर लेना, क्योंकि वो इसके लिए बेनिफिट हो जाएगा। अगर यहाँ पर 50,000 रुपए मान लीजिए 1 लाख रुपए महीने का किराया हो रहा है उस फर्नीचर का, तो 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख रुपए वैल्यूएशन हो जाएगी, या फिर 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख रुपए वैल्यूएशन हो जाएगी। किसकी? एम्प्लॉय की। वैल्यू परक्विजिट्स निकल के आ जाएंगे। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर शैल बी रिड्यूस फॉर बाय एनी चार्ज पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉय। अच्छा, अब इसमें भी ऐसा हो सकता है, पहले इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूं। अब कह रहे हैं कि साहब जो उसने किराए पे लेके आया था ना, मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख रुपए महीने का किराया दे रहा था, इस 1 लाख रुपए में से एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय से कहा कि भैया 1 लाख रुपए महीने का किराया जा रहा है, इसमें मैं आधा ही दे पाऊंगा, या मैं इसमें 60,000 दूंगा, या इसमें 75,000 मैं दे दूंगा, लेकिन 25,000 आपको पे करना पड़ेगा। 75,000 मैं दे दूंगा, 25,000 आप दे देना। उसका मतलब 25,000 रुपए रिकवर, 25,000 तो एम्प्लॉय खुद ही दे रहा है ना अपने, क्या वो वैल्यूएशन पर आएगा? नहीं साहब, उसके लिए बेनिफिट कितना है? 75,000 का। 75,000 का बेनिफिट है, तो ये कह रहा है कि वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर जो भी आपने यहां पर वैल्यूएशन करी है या फिर यहां पर वैल्यूएशन करी है, भाई यहां पर भी रिकवर कर सकता है या यहां पर भी
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कुछ भी फर्नीचर के नाम पे रिकवर कर रहा है, वो उसकी वैल्यूएशन फर्नीचर की वैल्यूएशन से लेस हो जाएगा। बड़ा सिंपल सी बात है। यहाँ पे एम्प्लॉयर 1.5 लाख रुपए ले रहा था उससे 75,000 25,000 रिकवर कर लिए, उसको लेस कर दो। यहाँ पर 1 लाख रुपए दे रहा था, 25,000 एम्प्लॉय से रिकवर कर लिए। तो सिंपल सी बात है कि जितना बेनिफिट एम्प्लॉय को होगा वो उसी पे तो टैक्स देना चाहेगा ना। तो 25,000 तो उसको अपनी जेब से देने पड़े, तो 25,000 पर लेस कर लो वैल्यूएशन से, बाकी पे टैक्स लगाना। ठीक है, तो इस तरह से फर्निश और अनफर्निश की हमने बात करी। एक बार से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं इसको कि साहब रेंट फ्री अकोमोडेशन या कंसेशन रेट पे किसी भी तरह की कोई अकोमोडेशन अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी प्रोवाइड कराती है अपने एम्प्लॉय को, अब क्या जरूरी है एग्जीक्यूटिव लेवल का एम्प्लॉय हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है ना, उस समय क्या मतलब है, कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है। अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को किसी तरह का कोई घर प्रोवाइड कराया है तो भैया वो टैक्सेबल परक्विजिट्स होता है। ठीक है, उसमें रेंट फ्री होगा तो जो भी गवर्नमेंट ने लाइसेंस फी डिफाइन करी गई है उसके बेसिस पर टैक्स लगेगा, और अगर कंसेशन रेट पे प्रोवाइड कराए तो लाइसेंस फीस में से जो भी एक्चुअल रेंट रिसीव कराए एम्प्लॉय से वो लेस कर देगा। ये अनफर्निश की बात थी। फर्निश के केस में जो भी कॉस्ट ऑफ फर्नीचर होगा उसका 10% वैल्यूएशन में ऐड कर देना, और अगर कहीं से किराए वराए पे लेके आया तो भैया जो भी हायर चार्जेस है वो ऐड कर दिए जाएंगे वैल्यूएशन में, और एम्प्लॉय से जो भी रिकवर करा जाता है फर्नीचर के नाम पे वो लेस कर देंगे वैल्यूएशन में से। तो इस तरह से अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट वाला हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया कि साहब जब गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को कुछ प्रोवाइड कराती है तो अकोमोडेशन की वैल्यूएशन हम इस तरह से करेंगे। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय अदर एम्प्लॉयर, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर नहीं है, इसके अलावा गवर्नमेंट के अलावा और कौन होगा, प्राइवेट ही होंगे। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस पे थे, ये सब लिमिट्स जो है ये फाइनेंस एक्ट 2023 वगैरह में चेंज हुई हैं, तो ये अब अपडेटेड है। बाकी क्या पुरानी थी उसको छोड़ दो, सिंपल है, हम लेटेस्ट अपडेट पढ़ेंगे, इतनी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है यहाँ पर। चलिए जी, अब हम पढ़ते हैं अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय अदर एम्प्लॉयर।